2026 एक नया साल। कल साल के पहले दिन खूब बधाइयां दी गई, इधर से उधर खूब संदेश भेजे गए, लेकिन अब काम की बात होनी चाहिए। और काम की बात में बात इसकी कि क्या वाकई 2026 का साल बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने जा रहा है, या 2026 का साल भी बीजेपी के लिए एक सुखद साल की तरीके से होगा। सवाल इस बात का भी है कि नरेंद्र मोदी सरकार की राह वो कितनी आसान होने वाली है या कितनी मुश्किल होने वाली है। लोग जिस तरीके से 2025 के साल के बिल्कुल आखिरी में सड़कों पर उतरने लगे, संदेश तो इससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सरकार के लिए कोई बहुत शुभ नहीं है। लेकिन ऐसे में कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिसके जरिए सरकार को चुनौती मिलेगी, और कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जहां पर सरकार के लिए एक बहुत राहत की, बहुत उम्मीद की खबर जो है वो सामने आ सकती है। मुझे लगता है कि अगर डोमेस्टिक लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, यानी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर इस चीज को अलग अलग बांट करके आप देखें तो 5 बड़े मुद्दे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आने वाले समय पर सरकार के लिए एक तरीके से बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। और 5 बड़े मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले देश की बात करते हैं, फिर उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा और क्या कुछ हुआ है, उसका क्या कुछ असर आगे भी देखने को मिलेगा। इन सब पर एक एक करके परदर परत बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो साल बीता है, ये 2025 का जो साल बीता है, ये नरेंद्र मोदी के लिए या भाजपा की सरकारों के लिए अच्छा नहीं रहा। अगर बिल्कुल आखिरी छोर से एक बार फिर से बात करी जाए और उसको समझा जाए तो मुझे लगता है कि यह खबर इसकी बानगी है। इंदौर जो कि बीजेपी डबल इंजन में सबसे साफ सुथरा स्वच्छ शहर, उसमें 14 लोग मारे गए, 14 लोग। और यहां ये खबर बता रही है कि लोगों ने 2-2 लाख रुपए का चेक जो सरकार के मंत्री देने के लिए गए थे, कैलाश विजयवर्गीय, वो चेक लेने से मना कर दिया। वो चेक उनको उल्टा उनके मुंह पर दे मारा और कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। तो ये स्थिति बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। अगर लोग इस तरीके से इस कदर बीजेपी के मुंह पर खुल करके विरोध करने लग जाएं या लग रहे हैं या लगेंगे, तो फिर उसके बाद में बीजेपी कहां ठहरेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि 5 किलो राशन के नाम पर एक तरीके से मुंह बंद करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन वो 5 किलो राशन अब बीती बात होने लगा है। 5 किलो राशन को अब लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें काम चाहिए। और यहां से बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो रही है। इसके बाद में एक तस्वीर जरा आप ये देखिए, ये उत्तराखंड की तस्वीर है। उत्तराखंड में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरा है, अंकिता भंडारी को लेकर के सड़कों पर उतरा है। और अंकिता भंडारी के मामले में कोई और नहीं बल्कि सरकार के अपने लोग वो कटघरे में है। यानी अंकिता भंडारी को लेकर के लोगों का जिस तरीके से उफान दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में उत्तराखंड में बीजेपी के लिए कोई अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। यानी बीजेपी की यहां पर भी सरकार डावाडोल है। धामी की अपनी कोई लोकप्रियता बनी नहीं है। धामी को बीजेपी बदल देगी क्या, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और बीजेपी इस तरह के प्रयोग करती रही है। और वैसे ही वहां पर बहुत सारा जो है वो हंगामा पहले से ही खड़ा हुआ है। अभी एंजल चकमा के मामले में एक त्रिपुरा के छात्र को जिस तरीके से देहरादून के अंदर मार दिया गया चाकों से गोद गोद करके, तो वहां पर भी स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, छोटा राज्य है लेकिन बड़ा धमाका यहां पर हो सकता है। कांग्रेस की यहां पर जबरदस्त तरीके से वापसी हो सकती है कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस में अपनी फूट, और कांग्रेस में सबसे बड़ा जो वहां पर समस्या है वो है चेहरे की, कि चेहरा किसको बनाया जाए। और चेहरा हरीश रावत का चल पाएगा नहीं चल पाएगा, ये बहुत सारे सवाल है, छोड़ दीजिए इनको। अब उसके बाद में कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के देश की राजधानी के अंदर जो कुछ हुआ, उससे भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर ये कहें कि सीधा असर पड़ा। कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के बहुत कम लोग आए थे सड़कों पर। निर्भया वाला मामला नहीं था, निर्भया का तो 1% भी नहीं था।
जिस तरीके से निर्भया के केस में हुआ था, लोग राष्ट्रपति भवन के गेट तक पहुंच गए थे, वैसे तो 1% भी भीड़ नहीं आई थी। गिनती के मुट्ठी भर 4-5 लोग, 5-7 लोग वो केवल दिखाई देते थे। लेकिन आक्रोश कुछ इस तरीके से था कि सोशल मीडिया भरा पड़ा था। यानी जो जेनजी है वो ये कह रहा था कि भाई ये तो स्वीकार नहीं हो सकता है, ये तो सहन नहीं हो सकता है कि एक लड़की के साथ में इस तरीके से जघन्य अपराध किया गया और उसके बाद में उस लड़की के जो दोषी हैं, जिनको बाकायदा उम्र कैद की सजा हुई, और उनको छोड़ दिया जाए, ये तो बात गले उतरेगी नहीं। लिहाजा सरकार के सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के सरकार के यानी बीजेपी के ही एक पूर्व विधायक के खिलाफ बोलना पड़ा और मामला उल्टा हुआ। इसके बाद में सबसे बड़ा एक मसला निकल करके सामने आया और उसने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक धमक पैदा कर दी, और वो था अरावली का मसला। अरावली के नाम पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसमें हमारे एक सज्जन कह रहे थे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार का इस पर क्या असर पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई को भी रखा जाए, लेकिन सरकार ने अपनी सहूलियत के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, या फिर अपना आदमी वहां पर बैठाने के लिए संसद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सरकार जब भी चाहती है, सरकार को जिस भी फैसले से दिक्कत होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सरकार संसद में जाकर के पलट देती है। दिल्ली में आप याद करिए, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उस वक्त में भी बाबुओं का फैसला यानी सरकारी बाबुओं का फैसला जो है पलट दिया गया था। तो सरकार को जब भी लगता है तो सरकार फैसला पलट देती है। लिहाजा अरावली के मुद्दे पर राजस्थान से लेकर के गुजरात और दिल्ली, हरियाणा तक गूंज साफ तौर पर सुनाई देने लगी, और खास तौर पर राजस्थान में जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि बिना किसी पार्टी के, बिना कांग्रेस के, वहां पर जिस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया के सहारे वीडियोस बनाने शुरू किए, रील्स बनाने शुरू किए, उससे माहौल बीजेपी का बिगड़ने लगा। वहां पर वैसे भी भजनलाल शर्मा की जो सरकार है वो कोई बहुत मजबूत सरकार नहीं कही जाती है। भजनलाल शर्मा है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक अपना वहां पर बेस तैयार नहीं कर पाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही वापस लेना पड़ा। लेकिन अभी भी उसमें किस तरीके से पेच है और कैसे उस मामले में सरकार अपने हाथ बचा पाएगी या सरकार के हाथ जल जाएंगे, ये बात देखने वाली है। तो कुल मिलाकर के ये 5 मुद्दे हैं डोमेस्टिक, जिसमें एमपी का दूषित पानी का मुद्दा, जिसने सरकार को एक तरीके से हिला करके रख दिया, मध्य प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक या हर जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। दूसरा मुद्दा कुलदीप सिंह सेंगर का, अंकिता भंडारी का, अरावली का मुद्दा और एंजल चकमा का मुद्दा। एंजल चकमा का मुद्दा भी एक तरीके से जेनजी के अंदर बड़ा रोष भर करके चला गया। एंजल चकमा की चर्चा सरकारों में नहीं है, मीडिया में नहीं है, या विपक्ष भी नहीं कर रहा है उतनी ज्यादा, लेकिन सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो वहां पर बड़ी चर्चा हो रही है कि ऐसे अगर पहाड़ों में अगर ये होने लगा तो फिर पहाड़ों में जाएगा कौन, और पहाड़ों में अगर कोई जाएगा नहीं या पहाड़ों में लोग पढ़ेंगे नहीं, तो फिर पहाड़ों की जो अर्थव्यवस्था है वो सारी तो बाहर से आए हुए लोगों के कंधे पर टंगी हुई है, और बाहर से आए हुए लोग ही नहीं आएंगे यहां से, तो फिर मामला डगमगा जाएगा। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो 5 बड़े मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है, वो पेच फंसा हुआ है ट्रंप को लेकर के, टैरिफ को लेकर के, अमेरिका को लेकर के। कई बार कई ऐसे दोस्त आपके बन जाते हैं जो दोस्त ऐसा झटका या ऐसा दंश या ऐसा दर्द दे जाते हैं जो भुलाए नहीं भूलता है, और डोनाल्ड ट्रंप उनमें से एक है। डोनाल्ड ट्रंप जो नरेंद्र मोदी के खासम खास थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से दर्द दे करके गए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर के यहां पर प्रतिबंध लगाए, टैरिफ बढ़ा दिया, फिर उसके बाद में कहा कि रूस के साथ में आप तेल नहीं खरीदेंगे, कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे, बहुत सारी बातें कही गई। हालांकि उसको काउंटर करने की कोशिश हुई कि देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भारत आए हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता है अमेरिका क्या कह रहा है। लेकिन अमेरिका से एक ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई जिस तस्वीर ने एक तरीके से भारत में बहुत सारे लोगों को अंदर ही अंदर सुलगा दिया,
और वो तस्वीर थी ट्रंप और मुनीर की। ट्रंप जिस तरीके से भारत के साथ में जो व्यवहार कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन पाकिस्तान को जैसे अपनी गोदी में बैठा लिया है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। और खास तौर पर तब जब ट्रंप आपके मित्र कहे जाते थे, और वही ट्रंप अगर वहां पर लजीज व्यंजन खिला रहे हैं मुनीर को बैठा करके, और मुनीर एक ऐसे, मुझे लगता है कि पहले राष्ट्र सेना के अध्यक्ष होंगे जो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ में बैठ करके लंच कर रहे हो। सोचिए जरा इस बात को। तो कैसे भारत की डिप्लोमेसी वो वहां पर हिलती हुई दिखाई दी। लाल लेजर आइज वाले जयशंकर साहब, मामला जम नहीं पाया, और अभी भी टैरिफ को लेकर के या ट्रेड डील को लेकर के अभी भी मामला साफ नहीं हो पाया। यानी अमेरिका अभी भी दर्द दे रहा है और आगे कब तक दर्द देगा। मैं अभी कंप्यूटर को लेकर के किसी से कुछ बात कर रहा था, कंप्यूटर्स के कुछ पार्ट्स चाहिए थे, तो उन्होंने कहा कि भैया कम से कम आप मान करके चलिए अप्रैल मई तक जाकर के अगर चीजें ठीक हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, वरना नहीं हो पाएगा। जो चीज पहले 4,000 रुपए की आ रही थी वो चीज आज के वक्त में 14,000 रुपए की आ रही है। इतना अंतर हो गया है। और सोचिए, ठीक है नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों के अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि अब जरूरत का सामान है, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि उस सामान को लेकर के आप डिले कर दें। अब 4,000 की चीज 14,000 रुपए में अगर कोई आदमी खरीद रहा है, इतना तो जमीन का रेट भी नहीं बढ़ा, इतना तो शेयर मार्केट में भी रेट नहीं बढ़ा, तो लोगों को चुभेगा ही। और फिर उसके बाद में पाकिस्तान के साथ में जैसे आपकी गलबैया हैं, वो तो पता ही चल रहा है। इसमें मुझे लगता है कि एक मामला और है, और वो है चीन और पाकिस्तान का। चीन और पाकिस्तान, उनको अलग अलग देखना इस वक्त में या आगे चल करके ये कोई सही फैसला होगा, या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार जैसे पाकिस्तान का बॉयकॉट और चीन के साथ में थोड़ी पींगे बढ़ाने का काम कर रही है इस वक्त में, क्या ये भी सही होगा, या फिर नरेंद्र मोदी जैसे खुद कह रहे थे छोटी आंख वाले गणेश जी, और फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में ही नरेंद्र मोदी की चीन में यात्रा हुई। तो यह भी देखना बड़ा दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी साहब क्या वाकई चीन और पाकिस्तान को लेकर के तटस्थ रह पाएंगे, जो आज उनकी जिस तरीके से सोच दिखाई दे रही है। और चीन और पाकिस्तान कहीं भारत का कोई बहुत बड़ा विरोध वहां पर ना हो जाए, या कोई बहुत बड़ा नुकसान जो है वो ना हो जाए। और इसके साथ साथ बांग्लादेश, मौजूदा वक्त में बांग्लादेश ने जिस तरीके से भारत को दर्द देना शुरू किया है, या बांग्लादेश से जैसे तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। और बांग्लादेश में अभी जयशंकर को भेजा गया है, बांग्लादेश में किस तरीके से हालात ठीक हों, ये बहुत बड़ा सवाल है। बांग्लादेश जो कि हमने ही आजाद करवाया, जिसका जन्म भारत की वजह से हुआ, बांग्लादेश जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत का अच्छा दोस्त है, मित्र है, और फिर उसके साथ में इस तरह के सलूक, इस तरह के रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो एक बड़ी चीज जो पिछले साल भी जारी थी और बहुत भयंकर तरीके से ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई, और इस साल भी वो चीज नरेंद्र मोदी को फिर चुभेगी, और वो है रुपये का गिरना। रुपया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरीके से गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, जैसे रुपया लगातार धड़ाम 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 होता जा रहा है, और रुपया गिर रहा है, इसकी वजह से जो विदेशी आयातित जितना भी सामान है वो सब महंगा हो रहा है। और ये जो महंगाई है ये अलग किस्म की महंगाई है। ये महंगाई वो नहीं है कि दूध महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। हालांकि रुपया अगर महंगा हो रहा है तो सिलेंडर का दाम भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है, क्योंकि नेचुरल गैस हम बाहर से लेकर के आते हैं। तो यहां फल सब्जी वाली जो महंगाई है वो तो एक आम आदमी की महंगाई है, उससे उसको असर पड़ता है। लेकिन ये जो रुपया लगातार नीचे गिर रहा है, इससे देश के बड़े सेक्टर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन पर सीधा असर पड़ रहा है, उनको सीधा नुकसान हो रहा है। और वो सारा सेक्टर जो है वो नरेंद्र मोदी का समर्थक सेक्टर रहा, या नरेंद्र मोदी को फंडिंग करने वाला सेक्टर रहा। तो वो सेक्टर अब क्या करेगा, किस तरीके से सरकार को अभी भी बचाव करेगा, या फिर अभी भी सरकार को फंडिंग करेगा, क्योंकि एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा पैसा वो वहां चला गया है।
4,000 की चीज 14,000 रुपये में हुई, तो अगर इसको आप बड़े लेवल पर देखें तो जो 4,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा था, उस आदमी को अब 14,000 करोड़ रुपए लगाने पड़ रहे हैं बिजनेस करने के लिए। सोचिए जरा इस बात को। यानी जो उसका मुनाफा होना था, वो मुनाफा मार्केट से पैसा उठा करके बिजनेस करने के अंदर ही चला जाएगा और उसको उतना ब्याज देना पड़ जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत सारे छोटे प्लेयर वो बिजनेस करते हैं मार्केट से ही पैसा उठा करके। अब जो 4,000 करोड़ रुपए उठा करके अगर बिजनेस कर रहा था, उसको 14,000 करोड़ रुपए उठाने पड़ेंगे। और 14,000 करोड़ रुपए का ब्याज आप देख लीजिए। और 14,000 करोड़ रुपए जब तक बिक्री होकर के वापस नहीं आएगा, तब तक उसको देना भी है। यानी 3 गुना उसका खर्चा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय अगर झटकों की बात करें तो मुझे लगता है कि एक झटका और है जो बीते साल में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा रहा, और वो था पहलगाम का हमला। पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सरकार ने जिस तरीके से सीज फायर किया, उस सीज फायर की वजह से लोगों में एक भारी नाराजगी पनप गई और लोगों ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं किया। और इसमें ये सही नहीं किया ये कहने वाला सबसे बड़ा सरकार का समर्थक तबका था। यानी एक तरीके से आप देखें तो सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर जो सबसे ज्यादा अपनी छाती पीटती है, राष्ट्रवाद के नाम पर ही सरकार को सबसे बड़ा झटका लगा। और सबसे बड़ी बात कि ना राष्ट्रवाद काम आ रहा है और ना हिंदुत्व का नारा जो है वो चल पा रहा है। अब लोग हिंदुत्व वाले उस नारे से, हिंदू खतरे में है, उस नारे से भी ऊब गए हैं। इसीलिए आप देखिए कि शाहरुख खान का बहिष्कार कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो तस्वीरें चला करके एक तरीके से उस माहौल को फिर से गरमाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक चीज, एक मुद्दा या एक ही तरह के मुद्दे वो कितने दिनों तक काम कर पाएंगे? तो 5 बड़े मुद्दे ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के लिए बड़ा जो है खतरा है। चीन और पाकिस्तान पहला मुद्दा, और उसके बाद में बांग्लादेश दूसरा मुद्दा, ट्रेड डील और उसमें अमेरिका ट्रंप टैरिफ तीसरा मुद्दा, और उसके बाद में रुपया लगातार जिस तरीके से गिर रहा है। फिर उसके बाद में 5वां बड़ा मुद्दा, आप देश की सरहदों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, वहां से लगातार आतंकी आ रहे हैं। दिल्ली के लाल किले तक आतंकी पहुंच गए और वहां तक पहुंच करके हमला किया, और सरकार उस पर जवाब तक नहीं दे पाई, बता तक नहीं पाई कि आतंकी हमला है या क्या है। जबकि पाकिस्तान के साथ में जब सीज फायर हुआ था तब कहा गया था कि अगर कुछ भी होगा, किसी तरीके से कोई भी बड़ा हमला किया जाएगा तो उसको फिर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन वो चीजें भी दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि अगर इसमें आप जोड़ना चाहें तो इसमें और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई और बेरोजगारी 2 हमेशा से राष्ट्रीय मुद्दे तो रहे ही हैं। इसके अलावा अगर देश की राजनीति की बात की जाए तो बंगाल का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है इस साल में, और बंगाल के चुनाव में बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सब जानते हैं ममता को हराना आसान काम नहीं है। कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए तो बहुत अलग बात है, लेकिन ममता बनर्जी को हराना आसान काम नहीं है। अगर ममता बनर्जी के सामने वही बीजेपी की हालत रही जो पहले थी या उससे और नीचे चली गई, तो सोचिए बिहार का, महाराष्ट्र का, हरियाणा का जो एक तरीके से जीत का जश्न बीजेपी के सिर पर चढ़ गया, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा। फिर इसके बाद में राहुल गांधी का एक मसला है, वोट चोरी का मसला। उसको लेकर के वो इस साल में क्या करेंगे, वोट चोरी का मसला कितना आगे तक जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। फिर प्रियंका गांधी के बारे में कहा जाता है कि प्रियंका गांधी को मेन लीड रोल में लाया जाएगा। अब उनका आने का क्या असर होगा, वो किस तरीके से आएंगी, कैसे क्या राजनीति करेंगी। हालांकि वो अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, और कोई अगर ये कहे कि प्रियंका गांधी की चल नहीं रही है तो ये भी बकवास बात होगी। प्रियंका गांधी आज भी जो चाहती है वो करती है, लेकिन वो उतना दखल देती नहीं है। अब फुल फ्लैश उनको पावर स्टीयरिंग सीट पर बैठाया जाएगा या नहीं, या अभी भी उनका जो रोल जिस तरीके से है उसी तरह से रहेगा, ये 2026 में सबसे बड़ा जो एक तरीके से देखने वाला फैसला होगा। और इसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी अब साल के साथ में कोई वादा ही नहीं करते हैं। जैसे पहले कहते थे 2022 तक सबके घर पर पक्की छत होगी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब कोई डेडलाइन वो नहीं देते हैं, अब सीधा कहते हैं 2047 में ये होगा। यानी तब तक आदमी आधे रहेंगे, आधे नहीं रहेंगे,
और दूसरी बात यह है जो रहेंगे उनके मसले मुद्दे सब बदल जाएंगे। अब 2047 यानी 20-25 साल, आज अपने बेटे को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, आपका बेटा जब बड़ा होगा तो क्या करेगा, कौन कह सकता है। और उस वक्त में आपकी जरूरतें क्या होंगी, आप क्या कह सकते हैं। तो बीजेपी आजकल इस बात को समझ रही है कि लोग अब जो शॉर्ट टर्म पर जो टारगेट दिए जा रहे थे उस पर जवाब मांगने लगे हैं। अब मोदी लहर, मैजिक, हवा सब खत्म हो गया है और कितने दिनों तक, कब तक सरकार अपने आप को बचा पाएगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।